नमस्कार, इनसाइड आउट के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। आज इनसाइड आउट में बात होगी गर्मी की, लेकिन इस गर्मी में ऐसी भी कौन सी खास बात है जिसे लेकर हम आपको इसका इनसाइड आउट बताने वाले हैं। आप कहेंगे मौसम ही तो है, इसमें नया क्या है? तो नया ये कि ये जो साल 2025 है अब तक का सबसे गर्म साल रहने वाला है। अगर आप उत्तर भारत में रह रहे हैं और आपको लग रहा है कि गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो यकीन मानिए कि आने वाले दिनों में अभी और कई रिकॉर्ड्स टूटने बाकी है। आज इनसाइड आउट में बात करेंगे बढ़ती गर्मी की, अब तक के सबसे गर्म साल की। बात होगी गर्मी के टूटे 120 साल पुराने रिकॉर्ड की। बात होगी ग्लोबल वार्मिंग की और साथ ही साथ बात करेंगे बढ़ती गर्मी की। बात होगी तापमान की जो धीरे धीरे 60 डिग्री की ओर बढ़ रहा है। क्या इस बढ़ते तापमान पर लगाम लग सकती है? अगर आपके मन में यह सवाल है तो जवाब ना में है। तो फिर ऐसे में किया क्या जाए, इस पर भी आगे आपको विस्तार से बताएंगे। पहले आपको कुछ हालिया आंकड़े बताते हैं। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम देश के ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो इन दिनों बेहद तप रहे हैं। दोपहर के बाद 12 बजते ही गर्मी असहनीय होने लगती है। इसी 10 जून का गर्मी का डेटा आपके सामने रखते हैं। राजस्थान के श्री गंगानगर में पारा 47.4 डिग्री दर्ज किया गया। जयपुर शहर में तापमान 44.2 डिग्री दर्ज हुआ। झांसी में 10 जून का तापमान 46 डिग्री रहा। यूपी के कानपुर शहर में पारा 43.9 डिग्री था। आगरा में तो रात को भी तापमान 28 से 30 डिग्री तक दर्ज किया गया। गुवाहाटी में तपन इतनी हो रही है कि यहां हीट इंडेक्स यानी कि महसूस होने वाली गर्मी 55 डिग्री तक बताई गई। नॉर्थ लखीमपुर में हीट इंडेक्स 58 डिग्री रहा, तो वहीं डिब्रूगढ़, सिलचर में 57 से 55 डिग्री तक गर्मी महसूस हुई। हीट इंडेक्स और टेम्परेचर में क्या अंतर है वो आपको बताते हैं। 10 जून को दिल्ली के आयानगर, इग्नू और पालम में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज हुआ। आयानगर में पारा जहां 45.5 डिग्री था, वहीं इग्नू में 45.5 डिग्री, तो वहीं पालम में 44.6 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। जबकि 10 जून को इन तीनों जगहों का हीट इंडेक्स 49 डिग्री से लेकर 50 डिग्री के बीच रहा। यानी जो तापमान महसूस होता है उसे हीट इंडेक्स कहा जाता है। टेम्परेचर ज़्यादा फील होता है क्योंकि उस कंडीशन में, हाई ह्यूमिडिटी की कंडीशन में, जो हमारा बॉडी है वो उसमें जो स्वीट है, जो पसीना निकलता है वो इवेपरेट नहीं हो पाता है, वो हमारी बॉडी में ही पसीना बना रहता है। इसलिए एक्चुअली जितना टेम्परेचर होता है उससे ज़्यादा हमें फील होता है। तो हीट इंडेक्स में हम टेम्परेचर के साथ साथ रिलेटिव ह्यूमिडिटी को भी कंसिडर करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक तरीके से एक्चुअली ह्यूमन बॉडी को फील लाइक टेम्परेचर कितना है वो हमें बताता है। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया, यानी सुबह 11 बजे से 4 बजे तक का समय खास ख्याल रखने वाला है। अब आपको उस रिकॉर्ड के बारे में बताते हैं जो भारत में गर्मी ने इसी साल मार्च महीने में बनाया। जी हां, साल का तीसरा महीना मार्च खत्म ही नहीं हुआ था कि पारा 40 डिग्री पार कर चुका था और इसी वजह से साल 2025 के लिए मौसम वैज्ञानिकों ने अभी से अनुमान लगा लिया था कि इस बार पारा 60 डिग्री को छू सकता है। प्रचंड गर्मी की इस खबर ने आम लोगों के कंठ सुखा दिए हैं। जैसे अभी क्या देखा गया है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो अर्थ का टेम्परेचर है वो एवरेज टेम्परेचर जो है वो 1.1 डिग्री से ज़्यादा राइज कर चुका है। और इसके पीछे का कारण क्या है? क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज होता क्यों है? हमें ये समझना पड़ेगा कि हम फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं, हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ जो हम कर रहे हैं वो जो वेरियस ग्रीन हाउस गैस हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, मीथेन, ये सब जो है एमिशन को बढ़ावा दे रहे हैं और इनकी वजह से जो हीट है वो ट्रैप हो रही है और वो क्लाइमेट चेंज का कारण बन रही है। तो ये कुछ आंकड़े हमने आपके सामने रखे। भारत में साल 2024 को अब तक का सबसे गर्म साल घोषित किया गया। साल 2024 को 1901 के बाद से अब तक का सबसे ज्यादा तापमान वाला साल माना गया। 1901 में भारत में मार्च महीने का औसतन तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था, जबकि 2024 में
मार्च में औसतन तापमान 33.01 डिग्री सेल्सियस रहा। देखिए, ये देखा गया है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड था वो पहले होता था कि एक डेकेड में एक ईयर हो गया, लेकिन 2016 के बाद तो हर साल पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ता हुआ जा रहा है। यानी कि अगर आप कहें सबसे ज़्यादा गर्म साल कौन सा था तो वो 2024 था। और अगर हमने देखा हो तो इस साल फरवरी में भी हमने थोड़ा गर्मी का एहसास किया था। तो पहले जो गर्मी की शुरुआत थी वो हमारी मई जून में होती थी, लेकिन अगर आज हम देखें तो ये मई जून में ना होकर अप्रैल में होने लगी, फिर धीरे धीरे मार्च में हुई और इस साल हमने फरवरी हॉटेस्ट मंथ के रूप में रिकॉर्ड किया। तो ओवर पीरियड टाइम जो हमारी समर मंथ थे वो शिफ्ट कर रहे हैं और इस वजह से जो हमारा एक बसंत या स्प्रिंग का सीजन था वो कम हो रहा है। अब बात करते हैं हीट वेव की। सामान्य भाषा में इसे लू कहा जाता है। पिछले 10 सालों में हीट वेव के दिनों की संख्या में 7 गुना की बढ़ोतरी हुई है। यहां आपको यह भी बताते चलें कि हीट वेव काउंट करने का तरीका कुछ अलग होता है। यह साल के दिनों पर आधारित नहीं होता, यानी साल में कितने दिन हैं इस पर आधारित नहीं होता, बल्कि आपको आंकड़े बताते हैं, फिर यह भी कि आखिर इन्हें कैसे गिना जाता है। 10 साल पहले यानी 2015 से आंकड़ों की अगर शुरुआत करें तो 10 साल पहले लू के दिन सिर्फ 86 काउंट हुए थे। 2016 में ये दिन 150 रहे, 2017 में 123, 2018 में ये 90 हो गए, 2019 पहुंचते पहुंचते इसकी संख्या डबल हुई और 174 दिन पर पहुंची। 2020 में फिर ये एकाएक गिरे और 42 दिन हीटवेव के आंके गए। 2021 में 36 दिन, 2022 में यह आंकड़ा एकाएक बढ़ा और 202 दिन पर पहुंच गया और 2023 आते आते यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ा और 230 पर पहुंच गया, जबकि 2024 में यह आंकड़ा सीधे 554 दिन पर पहुंच गया। इस साल यानी 2025 में हीट वेव के दिन और ज्यादा होने के आसार साफ साफ देखे जा रहे हैं। टेम्परेचर भी 5 से 6 डिग्री हाई रहने के आसार है। आप सोच रहे होंगे कि 2024 में यह आंकड़ा 500 के पार कैसे, क्योंकि एक साल में तो इतने दिन भी नहीं होते। वो भी आपको समझाते हैं। हीटवेव के 554 दिन, अब यह कैसे संभव है? अगर साल में सिर्फ 365 दिन होते हैं, दरअसल हीटवेव के लिए इन्हें गिनने का एक अलग तरीका है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए किसी महीने दिल्ली में 11 दिन, यूपी में 15 दिन, पंजाब में 12 दिन और बिहार में 8 दिन हीटवेव रही, तो हीटवेव के 46 दिन माने जाएंगे। यानी इन सभी राज्यों में हीटवेव के दिनों को कुल मिलाकर जोड़ लिया जाएगा, यानी 11, 15, 12 और 8 जोड़कर 46 हो जाते हैं। इसका मतलब यह कि इन 4 राज्यों में हीटवेव की कुल घटनाएं 46 रही, ना कि एक महीने में 46 दिन। 2024 में 554 हीटवेव डे से मतलब ये है कि देश भर के राज्यों में हीटवेव की कुल घटनाओं से, ना कि कैलेंडर के दिनों के हिसाब से। हीटवेव की परिभाषा क्या है, इसे कैसे समझा जाए? सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि हीटवेव मैदानी, पहाड़ी और तटीय इलाकों में अलग अलग तरीके से मेजर यानी कि मापी जाती है। पहाड़ी इलाकों में हीटवेव या लू तब मानी जाएगी जब वहां अधिकतम तापमान 30 डिग्री से ऊपर चला जाए, या ऐसे भी आप कह सकते हैं कि सामान्य तापमान में 4.5 डिग्री या इससे भी अधिक बढ़ जाए तो हीटवेव की स्थिति बनती है। तटीय इलाकों में तापमान ज्यादा नहीं बदलता, यहां हीटवेव को अधिक नमी यानी कि ह्यूमिडिटी और असहनीय मौसम के साथ जोड़कर देखा जाता है। समुद्री इलाकों में अधिकतम तापमान 37 डिग्री से ऊपर हो जाए तो ये लू की श्रेणी में आता है। और मैदानी इलाकों में हीटवेव तब मानी जाती है जब यहां मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है, या फिर अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री से 6.4 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो इसे हीटवेव मान लिया जाएगा। अब पारा 47 डिग्री या उससे भी ज्यादा हो जाता है तो इसे गंभीर हीटवेव की श्रेणी में आंका जाता है। देखिए, गर्मियों का जो सबसे ज्यादा इफेक्ट और हीट वेव का सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है वो वनरेबल पॉपुलेशन पे होता है। वनरेबल पॉपुलेशन का मतलब या तो छोटे बच्चे या फिर बुजुर्ग, क्योंकि उनको किसी भी तरह का मौसम का बदलाव सबसे ज्यादा असर करता है। और बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है कि जैसे वो धूप के अंदर जा रहे हैं, गर्मियों के अंदर जा रहे हैं, तो एक तो टाइम वो अवॉइड करें कि जैसे 11 बजे से लेके 3 बजे तक, उस समय सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, तो उस समय बाहर खेलने के लिए नहीं जाए। अब बात
गर्मी बढ़ने की वजह की कर लेते हैं। मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट्स के मुताबिक अल नीनो इफेक्ट इसका सबसे बड़ा कारण है। अल नीनो इफेक्ट उस स्थिति को कहते हैं जब प्रशांत महासागर का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। इस इफेक्ट से बारिश पर असर पड़ता है। भारत में अल नीनो इफेक्ट का सीधा असर बारिश पर होता है। इस प्रभाव के दौरान बारिश कम होती है और गर्मी का असर तेज होता है। मौसम एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस साल यानी कि साल 2025 में अल नीनो का सबसे खराब दौर 2.5 महीने तक रहा, जो जून महीने में ही खत्म हो रहा है। इसका असर खेती पर भी पड़ता है क्योंकि फसलें पानी की कमी से खराब हो सकती है। अल नीनो हर 2 से 7 साल में आता है और आमतौर पर 9 महीने से 1.5 साल तक असर भी दिखाता है। अल नीनो का प्रभाव इस साल मार्च महीने में देखने को मिला। देश के 8 राज्यों में असामान्य रूप से तापमान बढ़ा था और ये 40 डिग्री से भी ज्यादा दर्ज किया गया था। आपको आंकड़े बताएं तो महाराष्ट्र के अकोला में तापमान 42 डिग्री दर्ज किया गया। प्रयागराज में मार्च महीने का तापमान 41.6 डिग्री रहा। दिल्ली के रिज क्षेत्र में भी पारा ऑलरेडी 40.1 डिग्री तक पहुंचा था। मार्च महीने में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पारा 41 डिग्री तक पहुंचा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पारा 40.5 डिग्री तक दर्ज हुआ। तेलंगाना के निजामाबाद में भी पारा 40.1 डिग्री दर्ज हुआ। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पारा 40.9 डिग्री दर्ज हुआ। तो वहीं आंध्र प्रदेश के नंगाल क्षेत्र में भी तापमान 40 डिग्री दर्ज किया गया। ये अभी रिसर्च में चल रहा है कि हाउ लालिनो अनलिनो अफेक्ट मानसून। अभी इसके बिकॉज इसको भी क्लाइमेट चेंज से लिंक्ड किया गया है, लेकिन वो उतनी बेटर अंडरस्टैंडिंग अभी नहीं है। अगर समुद्र की ऊपरी सतह गर्म होने लगती है तो उसको अल्निनो बोलते हैं, और अगर ठंडी होती है कंपैरेटिवली तो उसको लानिनो बोलते हैं। तो ये जो है रिजल्ट करता है, जो हमारी मानसून की मूवमेंट है उसको अफेक्ट करता है। तो उससे डिले इन मानसून हो सकता है, और डिले इन मानसून होने से क्या है कि आप देखेंगे कि ड्राउट और अदर सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं। तो अदर वे में ये हैवी रेन में रिजल्ट हो सकता है। तो इसके डिपेंडिंग जो इंडियन जियोग्राफी है उस पर वेरियस रीजन है। तो कहीं पे बारिश ज्यादा हो सकती है और कहीं पे सूखा हो सकता है। अल नीनो इफेक्ट के अलावा जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग भी गर्मी बढ़ने की एक बड़ी वजह है। मौसम में हो रहे बदलाव तापमान को बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से तापमान बढ़ता है। हीट वेव की तीव्रता और समय दोनों ही बढ़ जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, ये शब्द हम दशकों से सुनते आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है वो आपको समझा देते हैं, वो आपको बता देते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है धरती का औसत तापमान लगातार बढ़ते जाना, और इसकी सबसे बड़ी वजह हम इंसान यानी मैं और आप ही हैं। इंसानों की ओर से हो रही गतिविधियां हैं, जिनमें परिवहन के साधनों का अधिक इस्तेमाल, एसी, फ्रिज, ये तमाम कूलिंग उपकरणों का इस्तेमाल करना है। फैक्ट्रीज और बिजली उत्पादन से निकलने वाली गैस भी इसमें शामिल है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया भर के देशों में गर्मी का मौसम लंबा और ज्यादा परेशान करने वाला होता है। ग्लेशियर्स और ध्रुवों की बर्फ तेजी से पिघल रही है। बर्फ पिघलने से समुद्र का पानी बढ़ रहा है, जिससे तटीय इलाके डूबते भी जा रहे हैं। इसकी वजह से मौसम बिगड़ रहा है। जैसे कभी अचानक भारी बारिश आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी तूफान आ जाता है। मौसम की इस अनियमितता का असर खेती पर भी देखने को मिलता है, पशु पक्षियों पर भी देखने को मिलता है। और जब खेती पर असर दिखता है तो फसलें खराब होती है, फसल का उत्पादन भी कम होता है। कुल मिलाकर ये जब तमाम चीजें होती है तो इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग ये रहती है कि हम जितनी भी गैस उत्सर्जित करते हैं, जैसे मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें हम अपनी सांस से भी निकालते हैं, और गाड़ियों में से जितना भी धुआं निकलता है उस सब में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने से उस माहौल का, उस वातावरण का जो तापमान है वो नॉर्मल से 1-2 डिग्री बढ़ जाता है। जब यही तापमान 1-2 डिग्री आपके पोल्स पे बढ़ जाता है, जहाँ भी पोल्स में बर्फ जमी हुई है वहाँ भी अगर 1 डिग्री तापमान बढ़ता है तो कई 100 मीटर जो बर्फ होती है वो पिघल जाती है। उसकी वजह से हमारे ज़मीन का पानी का जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से फिर टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर फसलों के और उसमें भी बाढ़ आने का खतरा बना रहता है।
ग्लोबल वार्मिंग ना हो ऐसा तो मुमकिन नहीं, क्योंकि कई फैक्टर्स आधुनिक समाज की मौजूदा दौर में जरूरत बन चुके हैं। लेकिन इसका समाधान संभव है कुछ बदलावों के साथ, जैसे ज्यादा पेड़ लगाना, जंगलों को और ज्यादा बचाना, पैदल चलना या साइकिल, इलेक्ट्रिक गाड़ी का उपयोग करना, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसी हरित ऊर्जा का इस्तेमाल करना, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना और रिसाइकिल को बढ़ावा देना। जागरूकता फैलाना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि लोग पर्यावरण की रक्षा में मौजूदा वक्त में उतना योगदान नहीं दे रहे जितना वाकई में जरूरी है। हमारे देश में गर्मी का मौसम 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। प्री समर, इसमें मार्च और अप्रैल के 2 महीने आते हैं जिनमें गर्मी की शुरुआत होती है। दूसरा हिस्सा है पीक समर का, इसमें मई और जून के 2 महीने काउंट किए जाते हैं। इस समय गर्मी अपने शबाब पर होती है। भौगोलिक तौर पर अगर देखें तो ये वो समय है जब सूर्य भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर बढ़ता है, जिससे पूरे देश में गर्मी तेजी से बढ़ने लगती है। अब तीसरे हिस्से की बात करें तो इसे पोस्ट समर कहा जाता है, जो जून का आखिरी सप्ताह। वैसे तो इस समय से गर्मी थोड़ी कम होने लगती है। आइडली मौसम की बात की जाए तो जुलाई के पहले हफ्ते से मॉनसूनी हवाएं देश के कई हिस्सों में और दूसरे हिस्सों तक पहुंचती हैं, जिससे लोगों को गर्मी से राहत भी मिलती है। बारिश भी शुरू हो जाती है, लेकिन अब मॉनसून चक्र में बेहद तेजी के साथ बदलाव देखने को मिल रहा है। इसीलिए पिछले कुछ सालों से जुलाई महीने में भी भीषण गर्मी पड़ती है और गर्मी का सिलसिला अब अगस्त तक खिंच जाता है। हीटवेव से बचने के लिए राज्य और केंद्र सरकार हर साल तैयारी करती है। इस साल भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अहम बैठक हुई। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। हीटवेव से निपटने के लिए उन सभी राज्यों को मार्च महीने में जरूरी दिशा निर्देश भेजे जा चुके हैं जहां गर्मी बहुत सताती है। मंत्रालय की ओर से राज्यों के सभी अस्पतालों में हेल्प डेस्क बनाने के लिए कहा गया। पर्याप्त मात्रा में ORS, दवाओं और IV फ्लूइड का स्टॉक करने के लिए भी कहा गया। हीट स्ट्रोक के अंदर अचानक से जैसे आपको चक्कर आना, बेहोशी हो जाना, बोलने में डिफ़िकल्टी होना, तो ये काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। इसमें तुरंत हमें इमरजेंसी इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। वहाँ पर आपको अगर इस तरह का कोई आपको कोई दिखता है इंसान कि जिसको हीट स्ट्रोक हुआ है, तो पहले कोशिश करनी चाहिए कि उसको किसी शेड्स के अंदर ले जाएं, और कपड़े ज़्यादा है तो थोड़े कपड़े कम करें और तुरंत आप एम्बुलेंस को कॉल करें। गर्मी से जुड़ा सबसे खतरनाक फैक्ट यह भी है कि गर्मी बहुत ज्यादा हो तो ये जानलेवा हो जाती है। गर्मी की वजह से होने वाली मौत किसी भी दूसरे मौसम के जानलेवा खतरे में सबसे ज्यादा आंकी जाती है। साल 2022 में गर्मी यूरोप में 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत का कारण बनी थी। इंसान ही नहीं, पशुओं पर भी गर्मी का सबसे बुरा असर पड़ता है। गर्मी में सबसे बड़ी परेशानी ये होती है, जैसे ही वातावरण का तापमान बढ़ता है, हमारे बॉडी से जो पानी की मात्रा, पानी ज़्यादा एवोपरेट होता रहता है, पसीने के रूप में निकलता रहता है। तो कुल मिला के हमारे शरीर में पानी की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। पानी इंसान के शरीर के हर प्रक्रिया में यूज होता है, खाना पचाने से लेकर सोचने तक भी और मसल को मूव करने तक भी हर जगह पानी का उपयोग है। जब जैसे ही पानी जैसे ही कम होता है शरीर में, तो जो शरीर के अंदर की आंतरिक जो प्रक्रियाएं हैं वो कम हो जाती हैं। मरीज शुरुआत में वीकनेस जैसा फील करता है। अगर ये चीज़ें बढ़ती रहती हैं तो कम होने से इलेक्ट्रोलाइट का डिसबैलेंस भी हो सकता है, उसकी वजह से हार्ट में भी तकलीफ हो सकती है। तो किसी इसके कैसे भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। कि गर्मी से सबसे ज़्यादा बचने के लिए यही है कि बॉडी को डिहाइड्रेटेड नहीं होने देना, मतलब शरीर से पानी की कमी नहीं होने देना। और कई बार ऐसा नहीं होता कि खाली पानी ही पीना, पानी के साथ साथ आपको इलेक्ट्रोलाइट भी लेना है, क्योंकि बॉडी में सोडियम की, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी भी हो जाती है। तो कोशिश करें गर्मियों में जितना हो सके हम सीजनल फलों का सलाद वगैरह का इस्तेमाल करें, जिसमें खीरे वगैरह हो गया, आप तरबूज का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के फ्रूट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी होता है। नारियल पानी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आप लिक्विड थोड़ा थोड़ा पूरे दिन लेते रहें। तो गर्मी के साथ मौसम में हो रहे इस असामान्य बदलाव पर था हमारा आज का इनसाइड आउट। इस जानकारी को साझा करना जरूरी है, जागरूकता जरूरी है, पृथ्वी को बचाना बेहद जरूरी है, क्योंकि वर्तमान के साथ भविष्य भी हमारा हरा भरा हो, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी प्रकृति का आनंद उठा पाएं। इसके लिए आज कदम उठाना बेहद जरूरी है।
आप अपना खूब ख्याल रखें और हमें इजाजत दें। फिर हाजिर होंगे कल एक नए टॉपिक के साथ और बताएंगे आपको खबर का पूरा इनसाइड आउट। नमस्कार।